अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि सरहदी इलाका बाटापुर की हदूद में एक खातून समेत डबल मर्डर की वारदात होती है। मुल्ज़मान 8 माह तक गिरफ्तार नहीं होते हैं। फिर मुख्तलिफ ज़राए से मालूम होता है कि सियासी सिफारिश के ज़रिए मुल्ज़मान जो ख़ुद पुलिस के पास पेश हो जाते हैं, लेकिन पुलिस इस बात की तस्दीक नहीं करती है, बल्कि पुलिस का ये कहना है कि मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया है। ये तमाम मामला है क्या, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस प्रोग्राम के शुरू करने से पहले और मुकदमे के मुद्दई और दीगर लोगों से बात करने से पहले इस केस की थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको दे देते हैं, थोड़ा सा इसका खुलासा आपको बयान कर देते हैं। होता कुछ इस तरह से है कि 8 माह अक्टूबर के महीने में एक वक़ूआ होता है बाटापुर पुलिस स्टेशन की हदूद में, जहाँ पर एक गाड़ी में सवार खातून अपनी 10 साला बच्ची के साथ शादी की तकरीब में जाती है। गाड़ी उसका ड्राइवर चलाता है। जब वो वापस शादी हॉल से निकलती है तो अंधाधुंध फायरिंग उस गाड़ी के ऊपर कर दी जाती है। वो गाड़ी उसके शोहर की थी और शोहर की अपने ही सगे मामू के साथ किसी बात पे दुश्मनी चल रही थी। जब ये वाक़या पेश आता है, फायरिंग होती है, तो ड्राइवर गाड़ी को तेज़ रफ्तारी से भगा देता है। अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मैं आपको वो फुटेज दिखा रहा हूँ जब गाड़ी उस गाड़ी का पीछा करती है जिसमें वो खातून सवार होती है। उस गाड़ी की जद में एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद बड़ी मुश्किल से बचते हैं। गाड़ी उस मोटरसाइकिल को रोनती हुई फुटपाथ से टकराती है और फिर आगे जाके उलट जाती है। जो मुल्ज़मान थे वो मुख्तलिफ़ गाड़ियों में उस गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। उस पीछा करते दौरान जब गाड़ी मकतूला की गाड़ी उलट जाती है तो मुल्ज़मान गाड़ी से उतरते हैं और सीधे फायर करते हैं, जिसमें एक 10 साल की मासूम सी बच्ची भी सवार होती है। माँ अपनी जान तो दे देती है, लेकिन अपने नीचे उस बच्ची को लिटा लेती है कि उसको वो महफूज रहे, और होता भी कुछ इसी तरह से है कि बच्ची महफूज रहती है। और उसके महफूज होने की सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि गाड़ी भी उलट जाती है, गोलियों से वो गाड़ी छन्नी भी हो जाती है, लेकिन वो गाड़ी से निकल के थोड़े ही फासले पे उसका घर था। बच्ची जब घर पहुंचती है तो बाप उसको देखता है कि उसके कपड़े में भरे हुए हैं। खून आलूद कपड़े देखकर वो परेशान होता है और फौरी तौर पे बच्ची की ज़ुबानी जो बात उसको समझ आती है 15 पे पुलिस को कॉल की जाती है। पुलिस की कॉल के बाद तमाम हक़ाइक़ ये सामने आते हैं जिसका खुलासा मैंने आपको बयान किया। 3 मासूम बच्चियाँ, एक 1.5 साल की बच्ची, एक 10 साल की बच्ची और एक 15 साल की बच्ची उस खातून की होती है। जालिम मुल्ज़मान उसको इसलिए कत्ल कर देते हैं, इसलिए मार देते हैं कि उसके शोहर के साथ उनकी दुश्मनी थी। 302 बात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। 8 माह तक मुल्ज़मान गिरफ़्तार नहीं होते। सेशन कोर्ट से ज़मानतें खारिज होती हैं, फिर हाई कोर्ट से ज़मानतें खारिज होती हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट से ज़मानतें खारिज होती हैं। बिल आखिर पुलिस उन तक पहुंचती है या उन तक पुलिस को पहुंचाया जाता है। मुल्ज़मान जब गिरफ़्तार होते हैं तो उनकी गिरफ़्तारी के बाद पता ये चलता है कि मुल्ज़मान को 2 जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं उनको किसी दूसरे थाने में हिफाजती इंतज़ामात के तहत बंद कर दिया जाता है। अब इस केस से जुड़े मुकदमे के मुद्दई वो बेटियां जिनकी मां चली गई और दीगर अफराद क्या कहते हैं। बाटापुर पुलिस स्टेशन में जो डबल मर्डर का केस था, इसकी तफसील मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बताई कि कितना दिल दहला देने वाला ये वाक़या पेश आया था। 8 माह गुज़रे, लेकिन इसके मुल्ज़मान जो हैं वो मरकज़ी मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ़्तार नहीं हो सके थे। फिर एक सियासी शख्सियत की मदाखलत पे एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट के ऑफिस में ये गिरफ़्तारी होती है, जो पुलिस ज़राए से हमें पता चलता है। लेकिन दूसरी जानिब पुलिस ये कहती है कि हमने इनको खुद गिरफ़्तार किया, लेकिन पुलिस ज़राए ही इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये दोनों मरकज़ी मुल्ज़मान जो थे इनको एक सियासी शख्सियत
की मदाखलत के बाद इनकी गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई गई और वो ख़ुद पेश हुए। इस केस के जो मुकदमे के मुद्दई हैं शफ़क़त मुर्तज़ा, इनके हमने पहले भी प्रोग्राम किया था। इसमें इन्होंने हुकूमत वक्त से और IG पंजाब से और तमाम आला पुलिस अफसरान से मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए अपील भी की थी। अब चूँकि मुलज़मान गिरफ़्तार हो चुके हैं और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें कहा यह जाता है कि मुलज़मान को गुनाहगार लिखा गया है। तो अब जो मुलज़िम पेश हुए पुलिस के पास या गिरफ़्तार हुए, उसके बाद मुकदमे का मुद्दई यकीनन खुश होना चाहिए कि मुलज़मान पकड़े गए हैं और उनको पुलिस करार वाकई सज़ा दिलवाएगी। अब मलक मुर्तज़ा क्या कहते हैं इस केस से जुड़ी या इस केस के हवाले से, इनके पास क्या कुछ बातें हैं, क्या ये बता पाते हैं कि वो कौन सी सियासी शख्सियत है जिसकी मदाखलत पे गिरफ़्तारी अमल में लाई गई। मलक साहब, असी पहले भी प्रोग्राम जो कीता सी ते उदों मुलज़मान नहीं फड़े गए सन, शूटर फड़े गए सन। हुण ते नामजद जिहड़े तुसी मुलज़म सन वो सारे गिरफ़्तार हो गए ने। पहले दसो कि कोई इतला है कि गिरफ़्तार होए ने या पे पेश होए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जिस तरह जनाब ने फरमाया कि पहला तो ये शूटर जोड़े कोई ये नाल ये हमराही मुलज़म ने, तो हुण जो कि सानू पता चलिया मुख्तलिफ ज़राया तो कि पुलिस का बयान यह है कि असी इनू गिरफ़्तार किया है। ठीक है। मेन मरकज़ी मुलज़म ठीक है। तो कुछ बाज़ रहे तो ये पता चल रहा है कि ये पेश होया, दो मुख्तलिफ राय ने, साढ़े को ऑथेंटिक नहीं गल, बाकी के पुलिस का मौक़िफ़ है कि असी गिरफ़्तार होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी गल है दसो कि हुण ते इंसाफ मिल जाएगा और मुलज़म फड़े गए ने, अपनी तफ्तीश भी पुलिस इन्हों गुनहगार लिख चुकी है, हुण ते पूरी उम्मीद हो? जी बिल्कुल, जिस तरह जनाब ने फरमाया है कि ये फड़े भी गए हैं तो पुलिस ने इन्हों गुनाहगार भी लिखा है, तो इंशाअल्लाह साडा भी मेन मरकज़ी मुलज़म इस वाक़े का जोड़ा मेरे नाल दिल सोज वाक़या है, तो अल्लाह करे किसी ना भी ना हो कि वह मेन मरकज़ी मुलज़म है तो पुलिस ने उन्होंने गिरफ़्तार करके कहते हैं कि बिल्कुल गुनाहगार लिखा है। मज़ीद असी फिर भी असी पुलिस के उत्ते अतमाद भी है तो पुलिस ने हक का साथ भी दिता है, कानून ने अपनी राह ली है। बाकी मज़ीद सानू ये खदशात ने कि कोई सियासी शख्सियत ये कोई केस से नज़रअंदाज होने की कोशिश ना करे। इस वजह तो असी रिक्वेस्ट करने जनाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा अगे, ठीक है, कि वो ज़ाती तौर पर इस चीज़ को लैन कि एक औरत का बेगुनाह इज्जतदार बापर्दा औरत का कतल होया है। एक मेरी 10 साला बेटी उन्होंने फायर बजे मौजाना तौर पर बच गई, तो एक मेरा ड्राइवर उन्होंने भी बेईमाना बेड़ियाना तौर पर कतल किया गया। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, तुहाडे जिहड़े खदशात ने, तुसी पुलिस ते भी एतमाद का इजहार कर रहे हो, गिरफ्तार भी हो गए, गुनहगार भी लिखे गए, तो फिर किहड़ी ऐसी गल है कि तुहानू की खदशा है कि की होएगा जो एक तफ्तीश दे विच मुलजिम गुनहगार हो गया, सुप्रीम कोर्ट तो जमानत कैंसल होईयां, उसदे बाद गिरफ्तारी हुई या पेश होए, तो फिर की खदशात ने? इस वक्त जिहड़ी पुलिस डिपार्टमेंट दे विच मामला चल रहे हैं और ख़ासकर इन्वेस्टिगेशन दे विच DIG इन्वेस्टिगेशन निशान रज़ा साहब ने और तमाम चीज़ों मैडम CM जिहड़ा है वो खुद मोनीटर करते हैं कि कोई किसी नाल ना इंसाफ़ी ना होवे, कोई किसी दे मुलज़म नहीं फड़े जा रहे, तो पुछया जाता है पुलिस अफसरान, फिर की खदशा है तुहानू? जी बिल्कुल इस तरह ही तुसीं बिल्कुल अद्धा के सवाल दे जनाब तुहाडे दे विच जवाब है कि मुलज़म ने अपनी पूरी कोशिश की है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जमानत कराने की, बाहरों बाहर अपना असरअंदाज होने की कोशिश की, अपना असर होने की कोशिश की है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अदलिया ने भी इंसाफ किया कि जमानत दी रिजैक्ट हुई सुप्रीम कोर्ट तक। ठीक है। उस तो बाद ये वाक़े दे 8 माह गुजर जाते हैं, तो उस तो बाद फिर मुलज़म पर्दा पुश्त च भी रहा, तो सियासी शख्सियत की इन्हों एक सपोर्ट है जो सानू पता चलता है कि इन्हों सियासी शख्सियत की सपोर्ट है। तो जिस तरह जनाब ने फरमाया कि जिशान रज़ा साहब ने DIG साहब, असी भी उन्होंने को
ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹਦਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਉਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾਤ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ਾਤ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ CM ਸਾਹਿਬਾ ਜਨਾਬ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੁਖੀ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ CM ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਦਰੀਨਾ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਵੋਟਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਝੰਡਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਈਡੀਅਲ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜਿਸ਼ਾਨ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ DI ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਤਲ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੋਏ ਨੇ 2, ਬਾਕੀ ਇੱਕ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਉਮਰ 1.5 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਾਂ ਛੀਨੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਵੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, 3 ਬੇਟੀਆਂ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਸੈਟ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ 8 ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੇਵਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਲਓ 8-10 ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਇਸ ਬੇਹਯਾ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ CM ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ CCD ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਸੀ, CCD ਦੀ ਵੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦੀ CCD ਬਣੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ CCD ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਸੇਲਸ ਜ਼ਫਰ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਡਾਊਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੱਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ CCD ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤਕਰੀਬਨ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ 17 ਤੋਂ 18 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਚੋਰੀ, ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ, 780 ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਨੇ ਨਾਸੂਰ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਡਾਊਨ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲ, ਜਨਾਬ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ CCD ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੱਕ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਵਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਕਫੀਲ ਸੀ ਘਰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਹਿਦ ਕਫੀਲ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ 5 ਬੇਟੇ ਨੇ, 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, 3 ਬੇਟੀਆਂ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 14 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਵਾਹਦ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਸੀ ਉਹ। ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਉਹਦਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੈਦਪੁਰ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਮਪੁਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਾਬ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਰਪੂਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਨਾਸੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਜੈਨੂਅਨ ਮਾਫੀਆ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੰਜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੱਡੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਈ ਪਿੰਡ ਡਿਸਟਰਬ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਤਲੋਗਰਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਵਾ ਸਟਾਈਲ ਇਹ ਆ ਕਤਲੋਗਰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਨੇ।
ਇਹ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਾਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਦਿਨਾਤਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਸਲਾ ਰਫਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ? ਜੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜਨਾਬ CCPO ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਾਲ ਸਦੀਕ ਕਮਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ DIG ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਹਾਨ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਵੇਖੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਰਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਰਮ ਬੇਲ ਇਹਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਾਈ, 4-5 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨੇ ਟਰਮ ਬੇਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਚਲਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਗੈਰਤਾਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾੜੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਟਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦੇ ਬਾਟਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਨਚਾਰੇ ਰਾਣਾ ਸਦਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੈਨੂਅਨ ਔਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ FIR ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੀਵੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਉਲਟਾ ਰਾਣਾ ਸਦਾਕਤ ਅਨਚਾਰੇ ਬਾਟਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ IO ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਉੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕਿ 85,000 ਰੁਪਇਆ, ਰਾਡੋ ਘੜੀ, ਇੱਕ ਕਲੈਸ਼ਨਕੋਪ ਦਾ ਕੁੱਪਾ, 2 ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ, ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਟਾ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ, ਔਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, FIR ਨੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਕਿ ਐਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਾਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਟਲੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਐਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਐਡਾ ਐਸਾ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਡਾਊਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਫਸਰੇ ਬਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੀ ਫੇਕ ਸੀ, ਝੂਠ ਸੀ। बाकी ये पुलिस तो भी जनाब नहीं टले। आखिर में हम चाहेंगे कि ये एक मरतबा पुलिस हुकाम से जो सियासी शख्सियात इसके जहन में कोई ख़दशात हैं, चाहे ये नाम ना ले, कोई उनसे अपील करना चाहे तो ये कर सकता है। मौलक साहब, IG साहब भी, CCPO साहब भी, DIG इन्वेस्टिगेशन भी और मैडम CM भी की कहना चाहते हो? इधर देखो। हाँ जी बिल्कुल जनाब, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ CM ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, IG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਉਸਮਾਨ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਾਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, A1 ਬੰਦੇ ਨੇ। CCPO ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਾਲ ਸਦੀਕ ਕਮਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲ ਗੁੱਡ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। DIG ज़िशान रज़ा साहब मौजूदा इन्वेस्टिगेशन लाहौर, वो भी बहुत अच्छे इंसान ने, सैयद ने, उनकी भी इंसाफ का वो अल्लाह ने उन्होंने एक ड्यूटी दी है। साड़ी अगे उन्हें बारहा रिक्वेस्ट है, अर्ज़ है, अपील है, मिन्नत है, तरला है कि वो अल्लाह ने उन्होंने ये एक अख्तियार दिते ने तो वो अपने अख्तियारात नूं हक दा साथ देना सी, मेरा नहीं हक दा साथ देना असली कि ये उत्ते कोई सियासी शख्सियत जिहड़ी है वो असरअंदाज ना मेरे केस दे, क्योंकि मेरा केस मेरी बीवी कतल हुई है, मेरा एक ड्राइवर कतल होया, मेरी 10 साला बच्ची नूं फायर लगे ने, शदीद जख्मी हुई सी कि एक आम कतल नहीं हुंदे या आम कोई दुश्मनदारी नहीं, ये उत्ते लिहाजा बारहा ज़ाती तौर पर थोड़ा रिक्वेस्ट मेरी है कि इनू देख के ते शफाफ तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन करके ते मरकज़ी मुल्क ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੈਫਰੇ ਕਰਦਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ। मरियम, आप तो मुलजिमों को पकड़िए जिन्होंने आपकी मामा को मारा था, उनको पुलिस ने पकड़ लिया। अब आप क्या चाहती हैं
इधर देखें, शायद कोई पुलिस वाले अंकल आपकी बात सुने, कोई बड़े लोग आपकी बात सुने। आंटी मरियम ने उन्हें पकड़ लिया, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। मेरी मम्मा के जो कातिल थे उन्हें फांसी दी। बच्ची बहुत छोटी है। जो मुझे बात इसकी समझ आई है, ये कहती है कि सीएम पंजाब जो हैं, वज़ीर आला पंजाब जो हैं, उनको ये प्यार से आंटी कह के बुला रही है और ये कह रही है कि पुलिस ने इसकी मामा के कातलों को गिरफ़्तार कर लिया और उनको फांसी की सज़ा जो है वो अब मिलनी चाहिए। ये अपील कर रही है वज़ीर आला पंजाब से। मैं जो सीएम हैं मरियम, उनको आप कह रही हो ये कि वो फांसी दें? अच्छा, माइक करीब करो। ऐसे ही कहा जैसे मैंने बताया जी। ठीक है, तो अगर उनको सज़ा मिलेगी फिर आप खुश हो? जी। मामा की याद आती है? मिस करती हो? स्कूल जाती हो? क्या हुआ? रोना नहीं है। माइक दो बड़ी बहन को। बेटा आपका क्या नाम है? नबीहा। नबीहा, माइक करीब करो बेटा। बेटा क्या कहना चाहती हो आप? कि हमें इंसाफ चाहिए, जिन्होंने हमारी मम्मा को मारा है। अब पुलिस ने उनको पकड़ लिया है, हमारी मम्मा के कातलों को। अब हमें इंसाफ चाहिए। हमें ख़तरा और ज़्यादा हो गया। अब वो हमारे बाबा को भी मार सकते, जिन्होंने हमारी मम्मा को मारा है। अभी इन्हें फांसी देनी चाहिए। ठीक है। अच्छा बेटा, ये आपकी छोटी जो बहन है ये भी मामा को याद करती है? जी। अच्छा नबिया, क्या हुआ था जब आपकी मामा का कत्ल हुआ और ड्राइवर भी मारा गया? कहाँ गई थी आप? हमारी मम्मा शादी पे गई थी। अच्छा, फिर? तो जब शादी पे गई तो जब वापस आ रही थी शादी से, तो ये जो पुल है इधर फायरिंग हुई। सन ने फायरिंग की, इन्होंने मेरी मम्मा को मार दिया और जो मेरी छोटी बहन मरियम है, इसने बहुत ज़ख्मी थी और अब हमें इंसाफ चाहिए। इनको पकड़ लिया गया है, अब इनको फांसी देनी चाहिए, जिन्होंने हमारी मम्मा को मारा है। अब हमें इनसे बहुत खतरा हो। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपकी मामा शादी पे गई तो वो आपसे मिल के गई होंगी, आपको साथ नहीं लेके गई? छोटी बहन को नहीं लेके गई? नहीं। मरियम को लेके गई? जी। तो क्या कह के गई थी कि आके क्या करेंगी? कह रही थी कि मैं थोड़ी देर तक वापस आ जाऊंगी, आधे घंटे तक, और मुझे घर छोड़ के गई थी। ठीक है। तो बेटा आप तो मुलजिम पकड़े गए हैं। जी। ये इधर देखो, इनको क्या कहना चाहती हो? अब हमें इंसाफ चाहिए, जिन्होंने हमारी मम्मा को मारा, उनको फांसी देनी चाहिए। सीएम मरियम नवाज़ आंटी को अब हमें इनको फांसी देनी चाहिए, जिन्होंने हमारी मम्मा को मारा है, बोदेर अली हसन को। ये वो बच्चियाँ हैं जी जो अपनी माँ के कातलों के मुलजमान को सज़ा दिलवाना चाहती हैं। मुतालबा इनका हुकूमत से भी यही है, पुलिस हुकाम से भी यही है कि जो जुल्म इनके साथ हुआ, जो ज़्यादती इन बच्चियों के साथ हुई, तीनों बहनें जो हैं अब बिन माँ के बच्चियाँ हैं और मुलजमान ने किस तरह से इनकी वालिदा, इनकी माँ और ड्राइवर को कत्ल किया। शादी की तकरीब से बाहर निकली, फायरिंग हुई, फिर गाड़ी जो है जब घर के करीब पहुंची तो अंधाधुंध फायरिंग करके उनको किस तरह से कत्ल किया, ये हमने आपको प्रोग्राम में भी दिखाया। इस केस से जुड़े कुछ और लोग भी हैं, वो क्या कहते हैं ये भी हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। बाटापुर डबल मर्डर के हवाले से जो भी तफसीलात थी मुलजमान की गिरफ़्तारी के बाद, उसकी तफसील हमने आपको बताई भी और दिखाई भी। इसी केस से जुड़े एक और मुकदमे के बहुत सारे मुकदमात के मुद्दई भी हैं जिनकी दरीना दुश्मनी उन्हीं मुलजमान के साथ काफ़ी अरसे से है। इन्होंने क्या कुछ फेस किया, इन पर कौन से मुकदमात हुए, कितने ख़ानदान, कितनी दरीना ख़ानदानी दुश्मनी जो थी उसमें कितने लोगों का जान का नुकसान हुआ, ये भी हम इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आसिफ हैं जो बाटापुर के इलाके के ही रहायश पजीर हैं और जो मुलजमान गिरफ़्तार हुए हैं वो इनके साथ दरीना दुश्मनी का मामला उनके साथ चलता रहा है। आसिफ साहब ये बताएं कि आपका जो मामला था इन मुलजमान के साथ,
कितनी पुरानी दरीना दुश्मनी है? ये तकरीबन कोई 70 साल हो गए इस दुश्मनी को चलते हुए। 70 साल हो गए। 70 साल हो गए। उस वक्त तो हम भी पैदा नहीं थे हुए, हमारे बड़े भी पैदा नहीं थे हुए जब से ये सिलसिला चलता आ रहा है। और इससे के दौरान हमारे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है दोनों पार्टियों के मर्डर हुए हैं। ठीक है। जिसके अंदर इसका वालिद साहब भी हुए हैं, एक इसका ताया वो मर्डर हुआ है, मेरे दादा के भाई भी मर्डर हुए हैं, उसके बाद मेरे कज़न हैं। इस तरह के फैमिली के काफ़ी तकरीबन कोई 20-25 लोग मर्डर हो चुके हैं। इतना जानों का नुकसान जी, हो इतना चुका नुकसान है। हो चुका अच्छा, जो बाटापुर का इलाका है ये दुश्मनी के लिहाज से, दरीना दुश्मनी के लिहाज से बड़ा मशहूर है जी। तो आपके साथ तो कोई इन मुलजमान की रिश्तेदारी नहीं है? नहीं, रिश्तेदारी तो नहीं है लेकिन बरादरी है। अच्छा। हाँ जी, बरादरी ज़रूर है लेकिन रिश्तेदारी हमारी कोई नहीं इनके साथ है, क्योंकि ये एक क्रिमिनल ज़हन रखने वाले बंदे हैं, माफिया डॉन हैं। इनका सियासत भी इसी तरीके से करते लाशों के ऊपर ये, और लोग इलाके में खौफ और रास फैला के लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े करके ये जो है ना, ये बहुत बड़ा नासूर है, छोटा नहीं। इन्होंने हमारे साथ भी बहुत ज़्यादतियाँ की हैं क्योंकि ये सियासी असर वसरूख रखते हैं। मेरे वालिद साहब भी बिना मुकाबला चेयरमैन रहे हैं, हमारा भी सियासत के साथ अच्छा एक सिस्टम रहा है। उसके बाद ये आगे दुश्मनियाँ चल पड़ी। हम छोटे थे जिस वक्त इन्होंने 2006 में इसने मेरे चाचाजाद भाई का मर्डर करवाया, ये उसमें भी मुलव्वस था। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। इसकी शेखुपुरे में भी दुश्मनी थी, उधर भी इसके भाई कत्ल हुए, इसने उधर भी काफ़ी खूनरेजी की है। उसके बाद इसका एक भाई मर्डर हो जाता 2006 में, उसकी इसने हमारे ऊपर FIR झूठी करवा दी। वो हम फेस करने के लिए हम इलाके से आउट हो गए, जिसमें इसने असर सरूख के साथ हमारे घर में शुमार कर दिए। जो भी माल जो भी था सब कुछ लूट के ले गया, ज़मीनों पे कब्ज़े कर लिए। आखिर जो जुल्म होता है ना वो इसने हमारे साथ किया, जिसके साथ इलाके में और इसका खौफ फैल गया। यहाँ तक कि अपने सक्के भतीजों तक इसने नहीं छोड़ा, उनके हक भी खा गया, ज़मीनों पे कब्ज़े कर लिए। अब ये जो हुआ है शफकत भाई के साथ, ये भी जुल्म है। क्या हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है ये सुलह का? हमारे नबी पाक ने भी फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कि सुलह करनी चाहिए, अच्छी बात है। बिल्कुल फरमाया जी, और होनी भी चाहिए। होनी भी चाहिए। आसिफ साहब, अगर आपके साथ सुलह ना करता जी, तो शायद इसकी बीवी और इसका ड्राइवर। बिल्कुल सही आप यही फरमा- वजह है? यही वजह है, क्योंकि ये चाहता था कि शफकत मुर्तज़ा मेरे साथ मिलके आगे भी चले, हम नुकसान करें। कि जो एक वो पंजाबी में धोखे वाला लफ्ज़ नहीं होता वो इस्तेमाल करें। ठीक है। लेकिन वो एक ख़ानदानी है, उनके दादा भी इस अतो के वान के नंबरदार हैं, वाला साहब भी, वो खुद एक सियासी शख्सियत हैं। वो इस चीज़ को बेहतर नहीं थे समझते, अच्छा नहीं थे समझते। ठीक है। इन्होंने पहले भी सुलह करके हमारे नुकसान किए हैं। ये ठीक है। इसका जो कज़न MP है वान साहब, 2007 में मजंग में पर्चा हुआ है, मेरा चाचाजाद भाई उसमें भी नॉमिनेट है 302 की FIR में। इसका भाई तहसीलदार था उस वक्त, वो भी नॉमिनेट है, अब इसमें नामजद है। ठीक है। लेकिन ये अपना सियासी असर सरूख इस्तेमाल करके पर्चों से बचते आए हैं। ये पहली दफ़ा हमें भी पता चल रहा है कि ये गिरफ़्तार हो गया है या पेश हो गया, जो भी जिस तरीके से हवा इलाके में फैल रही है, तो अब ये आके कानून के शिकंजे में आया है। तो हमारी भी यही अपील है कि हमारे साथ भी बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं, लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं। वज़ीर आला पंजाब के आगे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, मैडम के आगे भी, IG साहब के आगे भी, CCPO साहब के आगे भी, और भी अफसरा वाला से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको इस तरह की लगाम डाली जाए ताकि ये आगे इस तरह का कोई कदम ना उठाए, इस तरह ज़्यादती जुल्म ना करे किसी के साथ। कि ये तो कोई बात नहीं कि कोई सुलह कर ले तो उसका ये तो नहीं है कि उसकी फ़ैमिली को कत्ल कर दें या उसको कत्ल कर दें, मेरे साथ खड़ा हो।
कोई बंदा नहीं ना हक का साथ देता तो उसका ये तो मतलब नहीं कि उसको कत्ल कर दिया जाए या उसकी फैमिली को कत्ल कर दिया जाए। ये तो सरासर ज़्यादती है। तो इसके बेशुमार रिकॉर्ड याफ्ता है ये, कोई छोटा मोटा नहीं रिकॉर्ड याफ्ता, बहुत बड़ा रिकॉर्ड याफ्ता। इसका वालिद भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड याफ्ता था। ये पेशा, इसकी वाइफ है वो भी 302 की मुजरम है। इसकी एक सिस्टर है, इधर एक गांव का है, उसी गांव का अकबर नामी शख्स है जिसको इन्होंने कत्ल करवाया, उसमें इसकी सकी बहन इन्वॉल्व है, जेल में भी रही है। तो ये शुरू से ही इनका यही काम है, यही करते हैं, इसी के ऊपर ही ये अपनी सियासत चमकाते हैं, मामलत करते हैं। आसिफ साहब ये बताएं कि जितना रिकॉर्ड याफ्ता आप इस मुलजिम को कह रहे हैं, इतनी FIR हैं, इतना ख़ानदान इनका है, तो फिर ये कानून से कैसे बचते रहे? क्यों आज तक इनको सज़ा नहीं हुई? क्यों ये जेल में नहीं अभी तक रहे? क्यों ये जेल की हवा नहीं खाते थे? कैसे बाहर आ जाते थे? यहाँ इनको कोई गिरफ़्तार नहीं करता था, इसकी वजह क्या है? बस यही आप समझ लें, आप भी इस चीज़ को बेहतर समझ दें। बहुत सियासत में भी सियासत का ताल्लुक तो है, लेकिन सियासत क्या गुनहगार को, मुलजमों को, मुजरमों को क्या उनकी पुष्पनाई करती है सियासत? या सियासत ये कहती है? नहीं, सियासत तो ये नहीं कहती, लेकिन इन्होंने तो अपना कल्चर बनाया हुआ है ना, इन्होंने तो एक रवायत डाली हुई है ना कि ये सियासती लाशों पे करते हैं। ठीक और है। ये इतना बाअसर है, इतना बाअसर है कि इसको अब ये इसी मामले में आप देख लें जो इन्होंने पुलिस के ऊपर चोरी का पर्चा करवाया, इसी तरह ये पुलिस को भी ब्लैकमेल करते हैं, डराते धमकाते हैं। ये इतना बाअसर था कि इसका एक सिस्टम बना हुआ था, एक नेटवर्क ऐसा बना हुआ था कि ये आसानी से निकल जाता था। अपनी जगह पे और बंदे दे दिए, पेश करवा दिया, आप बारी से निकल गया, क्लियर हो गया, घर बैठ कर फिर काम शुरू कर दिया। जब तक किसी मुजरिम को उसकी सज़ा नहीं मिलेगी वो उससे बाज तो नहीं आएगा। तो अब हम भी पूरे उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह ताला इसको सज़ा मिलेगी। अफसर बाला के आगे भी हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इसको अदालतों में जाएगा, अदालतों को फेस करेगा, जेल में जाएगा, इसको पता चलेगा कि किस तरह किसी के ऊपर नजायज़ पर्चे करवाते हैं, किस तरह किसी के ख़ानदानों को कत्ल करते हैं, लोगों के घरों को छीनते हैं, ज़मीनों पे कब्ज़े करते हैं, जुल्म करते हैं। तो ये सज़ा के बाद इसको पता चलेगा। तो इस तरह से ये इतना बाअसर है कि ये आज तक कानून की गिरफ्त में नहीं आया। ठीक है। अच्छा आसिफ साहब ये बताएं कि यहाँ पे आप बार बार सियासत का और सियासी पुष्पनाई का जिक्र कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि एक सियासी जलसे के बाद या सियासी जलसे के दौरान आपके साथ भी झगड़ा होता है? जी, गोलियाँ चलती हैं दोनों तरफ से, FIR भी होती हैं, अस्पताल में आप दाखिल होते हैं, वहाँ भी झगड़ा हो जाता है, तमाम चीज़ें ही हुई। तो फिर ये तो बराबरी की सतह पे लड़ाई झगड़ा नहीं चलता रहा? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। असल में ये हमें थ्रेट करता था, हमें परेशान करता था। अच्छा। ये 8-8 10-10 बंदों गाड़ियों का काफ़िला लेके 30-30 40-40 मसल्ला गनमैन लेके साथ इलाके में घूमता था, प्रेशराइज करता था। उस दिन ये भी, जिस दिन ये जलसे के दौरान वकूआ हुआ है, ये भी उससे पहले भी इसने हमें थ्रेट भेजे। पैगाम कोई आते थे? पैगाम आते थे? पैगाम भेजता था। फिर क्या पैगाम आते थे? पैगाम यही कि मैंने मार देना, मैंने इधर रहने नहीं देना, इधर से चले जाओ। अच्छा। इस इलाके में मेरी हुकूमत है, मैं इधर रहने नहीं दूंगा, मैंने आपके बड़ों को भी मार दिया, कज़नों को भी मार दिया, मैंने रहने नहीं कोई चीज़ देनी है आपकी। ठीक है। आप इधर से चले जाएं। ठीक है। ये अचानक आमना सामना हो गया हमारा उस दिन। ठीक है। इसने देखते हमारे पे भी फायरिंग कर दी। हमने अपने डिफेंस में भी जो भी था वो हमने भी किया। ठीक है। जिसमें ये भी ज़ख्मी हुआ, मैं भी खुद ज़ख्मी हुआ। ठीक है। उसके बाद पुलिस आ गई मौके पे? फिर पुलिस बाद में, आपको भी गोली लगी? जी, मेरे भी बाजू में गोली लगी थी। ठीक इसके है। भी हाथ बाद में पता चला कि डैमेज हुआ है। ठीक है। उसके बाद ये भी सर्विस हॉस्पिटल में पहुंच गया, मैं भी पहुंच गया। उधर भी जो मामला हुए, लेकिन उसमें जो हॉस्पिटल में सुना आपको इकट्ठे एक जगह पे हुए, वहाँ पे झगड़ा हो गया? झगड़ा हो गया था उधर फिर दोबारा। अच्छा, तो पुलिस नहीं थी मौके पे? बाद में है थी, लेकिन वो थोड़ा सा अचानक आमना सामना हो गया। उसके बाद अफसर बाला ने उसको कंट्रोल करके
वो अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर लिया। ठीक है, उसको हमने भी फेस किया है, ठीक है, जेल में भी रहे हैं, उसके बाद बेल हुई है, अपने घर आके बैठ के हैं। उसके बाद इसने ये वकूआ कर दिया है शफकत भाई वाला, ठीक ये है। जो भाभी को और वो दोस्त को कत्ल कर दिया, बच्ची को। आज तक हिस्ट्री में हमने नहीं कही कोई दुश्मनी ऐसी देखी जिसमें औरतों पे जुल्म किया जाता हो। और इससे पहले 2014 में इसने हमारी एक मेरी सिस्टर है, मेरे चाचा जी की बेटी है, उसकी टांग में भी गोली लगी थी, इसने हमारे पे हमला किया था। अच्छा, उसकी एफआईआर भी बाटापुर में दर्ज है। इसी के ऊपर नामजद एफआईआर? इसके ऊपर नामजद एफआईआर थी, ठीक है, लेकिन ये अपना असर सरूग इस्तेमाल करके उस एफआईआर से भी निकल गया। ठीक है, उसकी टांग बहुत शदीद ज़ख्मी हुई, वो हॉस्पिटल सर्विस में दाखिल रही काफ़ी अरसा। कि इनका ये शुरू से मामला है कि ये औरतों पे भी जुल्म करते हैं, बच्चों पे भी जुल्म करते हैं। इनके नज़र में कोई आसिफ साहब, आप मुर्तज़ा साहब का जिक्र कर रहे हैं। मुर्तज़ा साहब की जो बेगम थी जिनको कत्ल किया गया, वो इसकी रिश्तेदार भी थी। फिर इसने एक अपना वीडियो मैसेज भी दिया कि मेरी वो भांजी थी गालबन या भतीजी थी, तो मैं कैसे मार सकता हूँ उसको। तो ये बंदा तो कबूल भी कर रहा है कि मैंने नहीं किया। ये जब पुलिस में स्टेटमेंट देगा कि मैंने ऐसा नहीं किया, तो फिर क्या आपको लगता है कि फिर आप कहेंगे कि सियासी असर की वजह से बच गया? वो सियासी नहीं, ये हम इसका ये कैसे, ये इसका एक कल्चर है, एक फैशन है इसका। अच्छा, ये इसके नज़र में ये कहता है ये एक मजाक है इसके लिए, रिश्ते जो है ना ये मजाक है इसके लिए। इसकी नज़र में कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, देखे सबसे बड़ा ब्लड रिलेशन होता है भतीजे भाई के बेटे। बिल्कुल। जब उनका हक नहीं इसने दिया, उनको धक्के मार के निकाल दिया, वो बेचारे मिलों में फैक्ट्रियों में अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनके हक ये खा रहा है बेच के, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़े कर ले। दूसरी इसकी भतीजी हैं, जो इसका भाई मर्डर हुआ है, वो अपने घर में नहीं है, वो आगे जाके बैठ के उधर वो करें, वो भी शफकत भाई के घर में रह रहे हैं, उधर वो अपना जो वक़्त है वो गुजार रहे हैं। अगर ये इतना ही होता तो अपनी भतीजियाँ नहीं था पाल सकता, उनको नहीं था कर सकता। ये सब इसका एक ड्रामा है करके, तो बाद में ये रिश्तों को, इसके आगे रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है, कोई बिल्कुल नहीं है, ये मजाक है इसके लिए। क्योंकि जो माफिया या क्रिमिनल आदमी होता है ना, वो आपको पता है कि हर चीज़ में शातर होता है, तो ये हर चीज़ में बहुत आगे है। ठीक है, ये रिश्तों को इस्तेमाल करता है, ठीक है, रिश्तों को आगे लगा के अपना टाइम जो करना होता है इसने वो कर लेता, उसके बाद ये उनको पूछता भी नहीं है। ठीक है। ये वो आसिफ हैं जी जिनके साथ इस केस से जुड़े ये बड़े अहम शख्स हैं कि जो मुर्तज़ा है, शफकत मुर्तज़ा, उनके ऊपर जो उनकी वाइफ के ऊपर जो हमला होता है जिसमें वो जहाँ भाग हो जाती हैं। मुल्ज़मान ये कहते थे कि इनके साथ सुलह ना की जाए, अपने भांजे को मना करते थे कि इनके साथ सुलह ना करें, लेकिन उसने सुलह की ये सोच के कि लड़ाई झगड़े में क्या रखा हुआ है, जानों का नुकसान होता है, ख़ुद भी वो परेशान रहते हैं और दूसरे लोग भी परेशान रहते हैं। इसलिए मुर्तज़ा जो शफकत मुर्तज़ा हैं, उन्होंने इनके साथ सुलह कर ली। सुलह के बाद मामू जो है मुल्ज़िम, वो नाराज़ रहा और उसने ना ये देखा कि मुर्तज़ा के साथ क्या रिश्ता है, उसकी बीवी के साथ क्या रिश्ता है, तो उस पर कातलाना हमला किया जिसमें वो कामयाब भी होता है। अब ये तमाम लोग इस सरहदी इलाके में जो दरीना दुश्मनी की बुनियाद है कि बहुत सालों साल से यहाँ पे दुश्मनी लोगों की आपस में ख़ानदानों की चलती आ रही है, ये भी उसी ख़ानदान का एक हिस्सा है आसिफ। सियासत का ये ज़िक्र करते हैं कि सियासी असर व रसूख इस्तेमाल किया जाता है, पुश बनाई सियासी लोग करते हैं। आसिफ साहब, कोई ऐसे लोग जो आप समझते हैं कि सियासत की नज़र आपकी दुश्मनी भी होती है और आपको इंसाफ नहीं मिल पाता, सियासी लोग ही हुक्मरान हैं, कहना चाहते हैं उनसे कुछ? मैं तो उनके साथ यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये ऐसे लोगों को तो जो भी ये ऐसे काम करते हैं इनको करे करदार तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि कोई भी हो जुल्म ही है।
जुल्म का साथ नहीं देना चाहिए, हमेशा हक़ का साथ देना चाहिए। तो हमारी सीएम साहबा से रिक्वेस्ट है, अपील है कि जो ऐसे नासूर बंदे हैं इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। और मैं नहीं समझता कि कोई भी हुक्मरान या कोई भी हुक्मरान जमात ये नहीं चाहती कि उसके मेंबरान जो भी सियासी हैं असर रखने वाले वो इस तरह के कामों में मुलव्वस हों, या वो तो नहीं चाहते कि ऐसे काम करें, क्योंकि सियासतदान तो होता है फलाई काम करने के लिए। ये जो ख़ानदान इन्होंने आज तक कोई फलाई काम तो इलाके में किया नहीं है। ये तो बाहर रह गए, अपने गांव का आज तक इन्होंने कुछ नहीं मुस्तकबिल संवारा, तो बाहर का क्या इन्होंने संवारना है। इलाके का कोई नहीं आज तक संवारा। सिर्फ ये अपनी जो सियासत करते सिर्फ अपनी बदमाशी के लिए, लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े करने के लिए, कत्ल गारत करने के लिए ये करते हैं। तो कोई भी सियासी जमात ये नहीं चाहती कि उनका जो भी MP है या MN है या जो भी उनका वर्कर है वो ऐसा काम करे। बाटापुर डबल मर्डर केस के हवाले से इन्वेस्टिगेशन पुलिस का क्या मौक़िफ़ है और पुलिस ने किस तरह की इन्वेस्टिगेशन की है, उनकी इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन से मुल्ज़मान हैं जो गुनाहगार साबित हुए हैं, इसके बारे में पुलिस अपना मौक़िफ़ देने से अभी इनकार कर रही है। लेकिन इस केस के हवाले से और इस तरह के जो वक़ूए होते हैं, जो इस तरह के वाक़यात कत्ल के पेश आते हैं, उसके बारे में कानून क्या कहता है, इसके बारे में माहिर कानून की क्या राय है, ये हम आपको कानूनी राय माहिर कानून की ज़ुबानी सुनवाते हैं। सब देखें, एक मामला कोई भी ऑफेंस होता है, हीनियस ऑफेंस की आपने बात की, हीनियस ऑफेंसेस को देखें कि हीनियस ऑफेंसेस के अंदर कोई बंदा पेश हुआ है, अब कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जो ये बात साबित कर दे कि पुलिस के साथ वो अरेंजमेंट के साथ पेश हो रहा है। अल्टीमेटली जितनी भी गिरफ्तारियां आप देखते हैं, पुलिस रिकॉर्ड पढ़े ना, उसके अंदर एक ही बात है, हमने रेड किया मुल्ज़म को पकड़ने के, चाहे उनके पास खुद गया मुल्ज़म, लेकिन कभी पुलिस ने लिखा कि हमारे पास मुल्ज़म खुद आया। वो लिखते हैं कि हम वहाँ से गुजरे थे, हमें इतला मिली, वहाँ पहुँचे, हमने इसको चारों साइड से घेरा डाला और उसको पकड़ लिया। मीन को वो रिकॉर्ड उनका जो मेंटेन होता है वो सारे का सारा मेंटेन हो रहा है कि उनकी अपनी प्रोग्रेस के मुताबिक उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। जहाँ तक बात आप कर रहे हैं डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन की, ये डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन में ही आएगा ना कि पुलिस ने एक बंदे को फेवर कर दी, जो मुल्ज़म था उसकी बजाय उसको मुल्ज़म नहीं माना और अल्टीमेटली उसको बेगुनाह कर दिया या उस पर रिकवरीज नहीं डाली। यहाँ पे हमारे पास पुलिस आर्डर मौजूद है, फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज, वहाँ पे बोर्ड के पास आपकी एप्लीकेशन जाती है, स्टैंडिंग बोर्ड होता है, वो बोर्ड वीकली केसेस सुनता है, कंसिस्ट ऑफ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पे वो सुनते हैं, देखते हैं, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन डिफेक्टिव हो तो वो पुलिस वाले सीनियर अफसरान जो रिकमेंड करते हैं इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र होकर कि सीनियर बंदे के पास चली जाती है। मेन अगर एक हीनियस ऑफेंस में एक मुल्ज़म गिरफ्तार हुआ है, अगर उसको इन्वेस्टिगेशन में फेवर मिली है किसी एक बंदे की तरफ से, तो उसका पुलिस आर्डर में सलूशन मौजूद है, उसकी इन्वेस्टिगेशन का चेंज करने का तरीका मौजूद है, नए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से इन्वेस्टिगेशन करवाने का तरीकाकार मौजूद है, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। अगली बात आ गई फिर सेकंड चेंज में भी जाने का मौजूद है। मेन इन्वेस्टिगेशन जो ट्रांसफ़र प्रोसीजर है ना, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, वो तफ्तीशों के अंदर उसका हल निकल आता है। फ़र्ज़ करें एक बंदे ने पुलिस को मैनेज कर लिया, उसने डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करवा ली, उसने पुलिस को नहीं आने दिया उस तरफ, मैनेज कर लिया पुलिस को, अगले बंदे के पास फिर भी एक राइट है जो सिक्योर्ड राइट है, उसे कहते हैं प्राइवेट कंप्लेंट, इस्तगासा। बुदई अपना FIR वाला सेम वर्जन लेके या जो उसका स्टेंस है उसको प्राइवेट फॉर्म में, प्राइवेट कंप्लेंट फॉर्म में उसको लेके अदालत जा सकता है। जब अदालत जाता है, अदालत उसकी बात सुनती है, उसकी इनिशियल इंक्वायरी करने के बाद मुल्ज़मान को तलब कर लेती है एज़ पर दैट कंटेंशन जो उसमें कंप्लेनेंट किया है, मुदई की है। मीन अगर पुलिस वाले ने किसी को रियायत कर भी दी है तो मुल्ज़म बच नहीं सकता। उसकी रीज़न कि प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर सज़ा होते हैं। केस आप हमारे सेशन कोर्ट में देखें कि बेताशी केसेस हैं, पुलिस ने मुल्ज़मान को बेगुनाह किया हुआ है, मुद्दईयान ने, कंप्लेनेंट कौंसल ने, कंप्लेनेंट साइड से प्राइवेट कंप्लेंट्स फाइल की हुई हैं, पेंडिंग हैं, प्रोसीडिंग हुई हैं, सज़ा हुए हैं मुल्ज़मान, और सज़ाएँ जितनी हैं मेंटेन रही हैं।
मीन अगर पुलिस तफ्तीश में बेगुनाह भी होगा तो ये इतना बड़ा एलिमेंट नहीं है कि वो कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता, सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। लॉ में रेमेडीज़ ये हैं कि कोई मुद्दई किसी मुकदमे का पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे सेटिस्फाई नहीं है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे नहीं हुई, तो उस मुद्दई के पास ऑप्शन होती है प्राइवेट कंप्लेंट की। प्राइवेट कंप्लेंट फाइल होती है, प्राइवेट कंप्लेंट पे 302 के केसों के फैसले होते हैं और प्राइवेट कंप्लेंटों में लोगों को सज़ाएँ होती हैं। मीन अदालत के अंदर अगर किसी को पुलिस से इंसाफ नहीं मिल रहा तो अदालत में जाकर जिस तरह FIR होती है इस तरह प्राइवेट कंप्लेंट वो अपनी फाइल करता है और प्राइवेट कंप्लेंट में बिल्कुल किसी सजा होते हैं और ऑप्शन ये लॉ में मौजूद है ना। देखें, अगर ये प्राइवेट कंप्लेंट वाली ऑप्शन की ज़रूरत ना होती तो ये लेजिस्लेटिव ना डालते ना इसके अंदर कानून में कि ये जनाब जो करना है पुलिस ने करना है। मीन पुलिस से हट के आखिरी रेमेडी आपकी अदालत की इसलिए प्रोवाइड की गई कि अदालत अपने तौर पे एविडेंस लेगी, एविडेंस लेने के बाद बोथ पार्टीज़ का ट्रायल चलेगा। आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल अदालत फैसला करेगी कि ये जो बातें हो रही हैं सदाकत इसमें क्या है, क्या उस मुलज़िम ने बरी होना है या उस मुलज़िम को सज़ा होनी है। जो कानून के मुताबिक होगा प्राइवेट कंप्लेंट में अदालत फैसला कर देगी। हमारा कल्चर क्या है, असल में कुछ फॉल्ट स्टार्ट से होते हैं। वकूआ के अंदर 3 मुलज़मान होते हैं, लिखवा दी देते हैं 6, 7, 8, ये चलती है, रूटीन है, रूटीन यहाँ की। अल्टीमेटली उसमें से जो नहीं अवेलेबल होते वो पुलिस उनको बेगुनाह कर देती है, यहाँ से डेंट पड़ना शुरू हो गया। अब हमने सारा रिजल्ट अदालत पे डालना, अदालत ने छोड़ दिया। हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या वो FIR, कोई भी FIR जो दर्ज हुई है वो कितनी सदाकत पे मबनी है और कितना उसने हक़ाइक़ पे मबनी FIR दर्ज करवाई है। क्या सारी फैमिली के लोगों को मुलव्वस तो नहीं कर दिया, क्या एक्चुअल कल्प्रेट को उसके अंदर मुलव्वस किया है और कल्प्रेट के अगेंस्ट FIR दर्ज करवाई है। मैं समझता हूँ कोई भी FIR जब सही FIR दर्ज होगी, इन्वेस्टिगेशन सही होगी तो वो बंदा बरी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे फ्लॉज ये हैं कि FIR दर्ज करवाते वक्त ढेर सारे लोगों को बीच में रख दिया जाता है, पुलिस तफ्तीश में फिर बेगुनाह होते हैं। बेगुनाह होने वाले बंदे जब अदालत में ट्रायल होता है, ट्रायल में एविडेंस कोई नहीं होती, वो बरी होते हैं। अब हम अदालत को तो नहीं कह सकते अदालत ने बरी कर दिया। अदालत ने तो देखना है कानून के मुताबिक एविडेंस क्या है, किस बंदे के खिलाफ रोल है, कितना रोल है, किस फॉर्म में है, और मुद्दई ने उसको प्रूव ही करना है। जब मुद्दई अपने केस को प्रूव नहीं करता, जिनकी हद तक प्रूव करता है वो अदालत में सजा हो जाते हैं, जिनकी हद तक प्रूव नहीं करता अदालत उनको बरी करती है। अब हम इसको अदालत को जिम्मेदार तो नहीं ठहरा सकते। अदालत में तो जो इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होकर आई, ट्रायल चला, ट्रायल में फेयर अपॉर्चुनिटीज बोथ पार्टीज को मिली, एविडेंस कलेक्ट हुई, एविडेंस पर डिसीजन हो गया। आज के जुर्म अंजाम में हमने आपको डबल मर्डर केस के हवाले से जो मुलज़मान गिरफ्तार हुए हैं उसकी तफसील बताई। मुलज़मान खुद पेश हुए या पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, इन दोनों में से कोई भी मामला हो, लेकिन यकीनन जिनके साथ जुल्म हुआ, जिनके प्यारों की जान गई, उनको इंसाफ मिलना चाहिए और ये इंसाफ पुलिस ही दिलवाएगी। और मुद्दई मुकदमा और हम भी इस बात पे पुरुमीद हैं कि जब कोई किसी को कत्ल करता है तो उसकी सज़ा कानून के मुताबिक उसको मिलनी चाहिए। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।